हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो आज हम आईएमडी के चैप्टर 6 तक आ गए हैं। ठीक है, आज हम छठवां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो छठे चैप्टर का नाम है विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन का दायरा, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज। मतलब कई क्षेत्र हैं, टीचिंग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, सर्विस क्षेत्र है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर क्षेत्र है। तो ये सब विभिन्न क्षेत्र हो गए, इसमें मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज पहला हम आते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन। सबसे पहले किसकी हम चर्चा करेंगे? मानव की बात है। मानव को मानव के द्वारा क्या किया जाता है, अगर प्रबंधन किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात है। मतलब मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, उस इंडस्ट्री में मानव की ज़रूरत होगी। मानव की ज़रूरत एज ए वर्कर होगी, एज ए सुपरवाइजर होगी, एज ए इंजीनियर होगा, ठीक है, एज ए फायर सेफ्टी होगा, एज ए हेल्थ होगा। मतलब हर सेक्टर में आपको ह्यूमन बीइंग नज़र आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उसको हमें कैसे समायोजन करना है, उसको कैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छे काबिल लोगों को उसको उचित जगह और उचित कार्य दे करके अपना आउटपुट अच्छा पालें। तो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक रणनीतिक है, एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो संगठन के लोगों के प्रबंधन पर केंद्रित होता है। समझ में आया? मतलब लोगों के द्वारा अगर कोई आउटपुट हमें मिल रहा है तो उस पर केंद्रित होते, ताकि संगठन का मिशन, दृष्टिकोण और लक्ष्यों का समर्थन किया जा सके। ठीक है, HRM का उद्देश्य संगठन के प्रदर्शनों को बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन को कुशल और प्रभावी ढंग से उपयोग करना होता है। बस ये लास्ट वाली लाइन दें, मतलब हम मानव को इस तरीके से मैनेजमेंट करें कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी संसाधन है, ठीक है, उसका अच्छा उपयोग हो। तभी उपयोग हो सकता है जब वह कुशल हो और वो प्रभावी हो। ठीक है, चलिए, तो अगर हमारा इंडस्ट्री में काबिल लोग आना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या हो, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब आप उनको गए, आप इंटरव्यू ले लिए, काम उनसे पूछ लिए कि हाँ होता है कि नहीं होता है, तो आपने ये कह दिया। दूसरा सिलेक्शन, आप रिटन एग्जाम करा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं, उनका हर प्रकार का टेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। तो ये स्टेप जो है वो क्या है? भर्ती और चयन, ठीक है, लिखा। और दूसरा भर्ती मतलब इसमें क्या है? भर्ती वह प्रक्रिया जिसमें नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवार को आकर्षित करना, उनकी जांच करना, उनका चयन करना शामिल होता है। ठीक है, भर्ती में क्या होता है? इसमें नौकरी रिक्तियों की पहचान करना, पदों का ज्ञापन करना, आवेदन की समीक्षा करना और साक्षात्कार करना और सही प्रतिभा को नियुक्त करना, ये सब भर्ती करने में जो मैनेजर होगा वो सब ये सिस्टम देखेगा। नेक्स्ट है, चलिए अगर मान लीजिए काबिल नहीं मिला, ठीक है, काबिल नहीं मिला तो उसको काबिल बनाया जाए, कुशल बनाया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं? कुशल बनाया जाए। तो उस कुशल बनाने के लिए उसको कौशल ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उसको दिया जाए। ठीक है, प्रशिक्षण और विकास जिससे वो, तो ये है क्या? प्रशिक्षण और विकास कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑलरेडी पहले से मान लीजिए प्रतिभाशाली है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन काम करना या करवाना जानता नहीं हो, ठीक है, उसके पास ज्ञान है, लेकिन काम करने और करवाने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाएगी।
ठीक है। इसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल होते हैं जो संगठन के भीतर व्यक्तियों और समूहों को प्रदर्शन को सुधारने के लिए डिजाइन किया जाता है कि नहीं। प्रभावी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम उत्पादकता, कर्मचारी की संतुष्टि और उनकी प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो ये प्रशिक्षण यानी अकुशल को कुशल बनाना, कौशल बनाना, ठीक है, ये किसका काम है? ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का है। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब मान कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जा करके चेक करेगा, अरे ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। ये मैनेजमेंट का काम है। और जा करके हर आदमी का काम देखे, उन पे एक 10 क्वेश्चन बनाए, उनको सर्वे करे, पूछे उनसे कि आपको ये करने में दिक्कत तो नहीं। अगर उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब वो फुल सेटिस्फाइड है और काम भी अच्छा दे रहा है। तो किसने किया? मैनेजमेंट ने जाकर किया। तो ये परफॉर्मेंस प्रबंधन का काम किया गया है। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। वेतन और लाभ वाला काम कौन करेगा? भाई मैनेजमेंट करेगा। कि जो कितना देर काम कर रहा है और कितना रिस्क पे काम कर रहा है, उस हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, या फिर उस हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई रात की ड्यूटी करता है, ठीक है, और कोई दिन का ड्यूटी करता है, तो कहते हो नहीं साहब एक ही चीज है ना, एक चीज नहीं। वो रात किस लिए बनी होती? भाई सोने के लिए। वो अपना नींद खराब कर रहा, अलग बात है। आप कह रहे हो कि नहीं सर उसको दिन में तो सोने को मिल जा रहा, नहीं ऐसा नहीं होता, उसका दिनचर्या गड़बड़ हो जा रहा है, तो उसके लिए उसको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो वो प्रलोभन कौन देगा? मैनेजर देगा, मैनेजमेंट के लोग देंगे, तो इसे कंपनसेशन और बेनिफिट होगा। वेतन और लाभ वह पुरस्कार है जो कर्मचारियों को उनके काम के बदले मिलते हैं। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजनाएं और अन्य सुविधाएं शामिल होती है। मतलब ये वेतन से संबंधित ये सब कौन काम करता है? ये भी मैनेजर ही करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशन। एक कोई शॉप है, उसमें कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके बीच अगर तनाव है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए कोई तीसरा आदमी आएगा जो उस शॉप के बाहर का होगा। और वो कौन हो सकता है? वो मैनेजर हो सकता है, जो उनको इस तरीके से सुलह करा देगा कि दोनों पक्ष आपस में हंसी खुशी काम करते रहें, जिससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो कर्मचारी संबंध कौन काम करेगा? मैनेजर। आगे होगा ये। कर्मचारी संबंध एचआर के उन प्रयासों को दर्शाता है जो नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध का प्रबंध करने के लिए किए जाते हैं। इसमें शिकायत का निपटारा, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, इस संचार बनाए रखना, ठीक है, अनुकूल वातावरण बनाए रखना, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, इस तरह। नेक्स्ट है लीगल कंप्लियंस, कानूनी अनुपालन। कानूनी अनुपालन का मतलब ये है कि अगर कोई आप इंडस्ट्री खोलते हैं, ठीक है, तो सरकार की कुछ गाइडलाइन होती है कि आपके यहाँ से जो रेडिएशन है वो इतना लेवल पे होना चाहिए, आपके यहाँ से जो CO2 है इतने लेवल पे होना चाहिए, आपके यहाँ से जो शोरगुल आ रहा है इतने डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि इर्द गिर्द के लोग जो आम आदमी है वो प्रभावित न हो। तो इस तरीके से वहाँ काम कराने के, उस नियम पे अमल लाने के लिए मैनेजर, ठीक है, वो नियम लागू करवाता है, ताकि मतलब एक कानून वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, सरकार की गाइडलाइन से काम हो सके। जैसे बार बार उदाहरण मैं लेता हूँ कि कोरोना में भी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं थी, फैक्ट्रियाँ चलती थी जो जरूरी थी। जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में बताया ना कि मैस्लो की थ्योरी में सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? फिजिकल नीड की।
तो फिजिकल नीड की ज़रूरत होती है, उसमें क्या, रोटी कपड़ा और मकान। तो कोरोना में कम से कम रोटी वाली जो भी चीज़ें थी वो बंद नहीं की गई थी, ठीक है। हाँ, तो बंद नहीं की गई तो उसमें कर्मचारी कैसे काम करते थे, एक सरकार की गाइडलाइन आई कि इतने कदम पे दूर पे एक कर्मचारी रहेगा, मास्क पहनेगा, ये सब पहनेगा। यानी कि वो सब चीज़ अनुपालन कराने के लिए कौन है, एक मैनेजर ही काम करेगा, ठीक है, मैनेजर ही काम करेगा। तो एक तरीके से, ठीक है। वर्क डाइवर्सिटी, कार्यबल विविधता। कार्यबल विविधता का अर्थ ये कार्यस्थल में विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों, लिंगों और अनुभवों के लोगों को शामिल करना होता है। यानी कि कार्यस्थल पे मेल होगा, फीमेल होगा, ठीक है। ये कहना सही नहीं है, ठीक है, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। कोई छोटी जाति का होगा, कोई बड़ी जाति का होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्धिस्ट होगा, कोई हर तरह के कम्युनिटी के लोग होंगे। तो उनको एक भाईचारा बना के रखना किसका काम होगा, मैनेजर का काम होगा, ठीक है। तो आखिर ये सब है। प्लस उनको जो नई नई आइडिया देना, ठीक है, और सबको बराबर देना। ऐसा नहीं है कि नई आइडिया केवल एक आदमी को देना, अपने रिश्तेदार को देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब काम कौन करेगा, एक मैनेजर करेगा। प्लस 9 नंबर, हेल्थ सेफ्टी एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब क्या है, अगर वहाँ किसी को किसी काम से तकलीफ है, ठीक है, उसको कोई भी एलर्जी है, तो वो ऐसा काम न देगा, यानी उसके हेल्थ का ख्याल रखेगा। प्लस उसकी जब हेल्थ का ध्यान रख रहा है और प्लस सुरक्षा का भी ध्यान रख रहा है। सुरक्षा का मतलब, अगर ऐसे जगह वो काम कर रहा है जहाँ पे ऊपर ढेर सारे मटेरियल पड़े हैं, तो वहाँ पे हेलमेट लगाना जरूरी है। आप वो लोग वर्कशॉप गए होंगे तो वर्कशॉप में जाइए, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी आइटम आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि हर कोई लोग हेलमेट लगाए पड़े होंगे। प्लस कल्याण, कल्याण का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में अगर उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा देख रहे हैं तो आप उसके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, यानी उसके भले के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे कुछ वेलफेयर सोसाइटी होती है, बनी रहती है, ठीक है। लिखा है, कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण एचआरएमएस के शीर्ष प्राथमिकताओं में से शामिल होता है। इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कराना, कल्याण के कार्यक्रमों को पेशकश करना, यानी बार बार उसको प्रोग्राम दिखाया जाएगा कि आपको ये चीज़ फायदा करेगा, ये चीज़ नुकसान करेगा, ऐसा प्रोग्राम दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन एचआरएम। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मान लीजिए कोई नई मशीन आ गई, तो वो जो नई मशीन है सबको सिखाना है, ठीक है, ये तो बात अलग है, सबको समान दृष्टि से सब सिखाना है। अब आप क्या किए, कोई आपका उसमें संबंधी है, आप उसको सिखा रहे हैं ताकि उसमें एक्सपर्ट होकर के वो आगे चला जाए, तो ऐसा तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि नए आइडिया, नवाचार, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको ले आना, अगर आप मैनेजर हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल एचआरएम। ग्लोबल एचआरएम का मतलब ये है, आपका जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है और उस इन्वायरमेंट में काम कर करके वो जो है ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि ये काम नए तरीके से सीखा जा सकता है, तो मान लीजिए वहाँ कोई सीख नहीं रहा है, तो उस मैनेजर का काम है कि कहीं दूसरे इंडस्ट्री में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, वहाँ भेजे, उसको सिखाए, और सीख करके जब वो आए तो ऐसी मशीनें उसके लिए लगवाए, और ताकि प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाए। समझ में आए? तो ये सब चीज़ें हैं कि एक मैनेजमेंट किसी भी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें सोचता है उसके बारे में है। ठीक है, समझ में आए? चलिए, अब दूसरा टॉपिक क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं?
जो विशेषताएं हैं वही काम है। तो यानी कि भर्ती करवाएगा, चयन करवाएगा, वही चीज़ है। प्रशिक्षण और विकास थोड़ी देर पहले आया। नेक्स्ट है वेतन और प्रबंधन, कर्मचारी संबंध। ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, जो काम है वही चीज है। ठीक है, तो सकारात्मक संगठन ये सेम चीज है, बस एक लिखने के तरीके अलग हैं। लिखने का तरीके का मतलब हम कहाँ तक सेम थे, सेम हम यहाँ थे कानूनी अनुपालन तक। उसके बाद इन्होंने एक अलग से पॉइंट दिया, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का समझ। ठीक है, मतलब आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र में लगाइए जहां आपकी कमाई अच्छी हो। अब ऐसे क्षेत्र में लगाएंगे जहां पे आपकी कमाई, जहां पे उदाहरण पहले मैंने नहीं लिया था कि जहां पे रोटी खाने को नसीब नहीं हो रहा वहां ब्रेड खाने को लोग ब्रेड खाने वाली आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो कहाँ से बिकेगा। ठीक है, वो अलग बात है। आप कह रहे हो कि सर हम यहाँ नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो बात अलग है, लेकिन कहाँ ले जाओगे, कितना दूर ले जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन का भी तो कास्ट आप जोड़ोगे ना। तो जब ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट जोड़ोगे तो आपको महंगा करना पड़ेगा ना। जब महंगा करोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। यानी कि आपने इर्द गिर्द जो भी गतिविधियां हैं, चाहे आर्थिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, ये सब आप अपना समझ के रखेंगे। दूसरा विविधता और समावेशन। विविधता और समावेशन मतलब इर्द गिर्द कैसी विविधता है वो सब भी देखना है। अगर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट लोग वहाँ रहते हैं तो उनको एकीकरण बना के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है आधिकारिक प्रलेखन और रिकॉर्ड प्रबंधन। यानी कहीं लिखित का काम करना है। ठीक है, तो किसको आप सौंपेंगे ये काम करने के लिए, लिखित के लिए, वो भी एक मैनेजमेंट का ही विशेषता होता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक की संस्कृति और नैतिकता। टाइम टाइम पे एक आप अपने इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर, जैसे होता नहीं हर इंडस्ट्री का एक स्टेबलिस्ट डेट होता है, उस दिन आप किसी कर्मचारी को हो सकता है कह दो कि आज कोई काम नहीं करेगा और आज हमारे संगठन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आज एक दिवस मनाया जाएगा और उसमें अपनी अपनी प्रतिभा आप लोग रखेंगे, कोई काम नहीं करेगा, सब खुश रखेंगे, उस दिन पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऐसा भी काम किसका है, मैनेजर का काम है। 10 पॉइंट हो गए। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, जो विशेषता है, जो कार्य है वो निपटारा करने के लिए उद्देश्य ही तो है। तो क्या है, हम क्यों HRMS बनाते हैं। ठीक है, हम ताकि इसलिए बनाते हैं ताकि कर्मचारियों में संतोष बना रहे। ठीक है, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन बना रहे। तो कर्मचारी में संतोष और कल्याण को सुनिश्चित करना। ठीक है, जब ये वो संतोष रहेगा प्लस उसका फायदा के बारे में मैनेजर सोचेगा तो काम क्यों नहीं करेगा। वही तो उद्देश्य है। आपका उद्देश्य है प्रोडक्टिविटी पाना, तो आप कर्मचारी को सेटिस्फाई रखिए रहिए, उसके हेल्थ, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ठीक है, वेतन सब टाइम से होना चाहिए। तो ये चीज है, तभी तो उद्देश्य आपका पूरा हो। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, लो भैया जो हम बार बार अभी कह रहे हैं। नेक्स्ट, कर्मचारी के विकास का प्रशिक्षण भी दीजिए। ठीक है, प्रदर्शन प्रबंधन और सुधार आ गया था ना कि आप जा करके जो भी काम कर रहा हो उसको रेटिंग दीजिए और उस रेटिंग दीजिए ताकि वो काम और अच्छा से कर पाए। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसमें सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट है कर्मचारी प्रतिधारण और प्रेरणा, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, अगर कर्मचारी को लंबे समय तक संगठन में बनाए रखना है, उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक नीतियों को पुरस्कार की योजना है। कोई कभी कभी होता नहीं है कि देखते हैं बहुत सारे टीचर रहते हैं इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में जंप कर जाते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण आपने देखा होगा, इस कंपनी से दूसरी कंपनी सोच जाते हैं। क्यों स्विच हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको उनके अनुसार बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनके अनुसार सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेतन, कल्याण, ये सब कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कोई एक नहीं मिल रहा है। तो वहाँ तो मैनेजर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने कर्मचारी के हित के लिए ये एक
मोटिव करना चाहिए कि भाई इस साल आपको वेतन ठीक है कम दे रहे हैं, अगले साल आपको वेतन ये इस साल का प्लस अगले साल का इंक्रीमेंट हम बढ़ा के देंगे, तो ऐसा मोटिव करना चाहिए, ठीक है, समय समय पे। नेक्स्ट है कानूनी अनुपालन और नीतिगत पालन। उद्देश्य मैनेजर का क्या उद्देश्य है कि कानूनी जो नियम है, थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इस कोरोना में गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन को थोपा गया लोगों पर। थोपा का मतलब ये है कि उसको अनुपालन में लाया गया। तो यानी कि मैनेजर का ये भी सोच होना चाहिए कि हमारा ये नियम लागू हो रहा है कि नहीं, उद्देश्य उसका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट संगठनात्मक संस्कृति और वातावरण का निर्माण। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ पे जो है लोग हंसी खुशी काम करें, तो उसके लिए ये चीज संगठनात्मक होना चाहिए। मानव संसाधन योजना का परिवर्तन, प्लानिंग की बात, मैन पावर प्लानिंग की बात करें, ठीक है। अगर मैन पावर आपको चाहिए, मैन पावर से मतलब कर्मचारी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे वो इस टॉपिक में दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि मानव संसाधन योजना एक महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रक्रिया, यहाँ योजना वर्ड डाल दिया गया है, मतलब आप लोगों को सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लोगों को चुनने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह सुनिश्चित करती है किसी संगठन के पास सही संख्या में प्लस सही कौशल वाले और सही समय पर कर्मचारी उपस्थित हो। ऐसे कर्मचारी हैं कि नहीं है, ये प्लानिंग का काम करेगा, और प्लानिंग का काम भी तो मैनेजर का करता है। यह प्रक्रिया संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन की पहचान और योजना बनाए रखने पर केंद्रित है, ठीक है। भाई मैनेजर का काम दिमाग में ये है कि हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी भी मानव के द्वारा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो काम नहीं कर रहा, या फिर वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो मानव संसाधन योजना के प्रमुख तत्व क्या? पहला, आवश्यकता की पहचान। जिस आदमी की जरूरत जहां पे है वहां पे उसको लगाने के लिए आप उस मतलब उस वर्क की आवश्यकता पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग मनुष्य को पहचानिए। यह संगठन के भविष्य योजनाओं और लक्ष्यों के आधार पर आवश्यकता मानव संसाधन की पहचान करता है, ठीक है। दूसरा है स्रोत और विश्लेषण। कैसे आप करेंगे भाई, अगर सिलेक्शन होगा तो कैसे करेंगे? सोर्स होगा कहीं ना कहीं से, इधर से आदमी आएंगे कि इधर से आदमी आएंगे कि इधर से आएंगे, तो वो सोर्स भी तलाशना है। तो लिखा है इसमें वर्तमान में कर्मचारियों को कौशल, क्षमताओं और संभावित अनुपस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है, हाँ, ताकि उन्हें सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके। मतलब आपके यहाँ कर्मचारी हैं तो आप हमेशा उन्हें जाइए, पता करिए कि वो सही मायने में काम कर रहे हैं, टाइम से काम कर रहे हैं, उपस्थित रह रहे हैं। तो वो इसका मतलब वो विश्लेषण करिए, आप देखिए कि यहाँ पे काम कम है और आदमी ज़्यादा हैं, तो वहाँ से हटाइए, ठीक है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। मानव संसाधन की योजना और रणनीतियों का विकास किया जाता है ताकि भविष्य में जरूरत को पूरा किया, जैसे भर्ती, प्रशिक्षण। यानी कि आप जगह जगह गए, विश्लेषण आपने किया कि यहाँ पे आदमी कम है और वहाँ पे आदमी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ से आदमी उठा के यहाँ रख दिया, तो पता चला वहाँ का डिस्टर्ब हो रहा, तो आपको क्या महसूस हुआ? महसूस यही हुआ कि हमारे पास एम्प्लॉय की संख्या कम है, तो ये हम प्लानिंग करें कि भविष्य में सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट, नियंत्रण और निगरानी। लोग जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपने दायरे में काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, बहुत तितर बितर के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको अगर मान लीजिए आप बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ घटना घट रही तो आप उसको जाकर के नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें लिखा गया। इसका उद्देश्य हमने बता दिया, संगठन की कार्य क्षमता में सुधार हो जाएगा, लागत में कमी आ जाएगी। जब ऐसा आपने प्लानिंग वाला काम किया तो उसका ये रिजल्ट आएगा कि आपकी कार्य क्षमता जो सुधर जाएगी
प्लस लागत में कमी है। लागत का मतलब इनपुट में जो भी पैसे के रूप में, पैसे के रूप में क्या है कि भाई एम्प्लॉय पैसा ले रहा है, मटेरियल पैसा ले रहा है, तो उसकी लागत कम हो जाएगी। नेक्स्ट है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। जब ऐसा आप प्लानिंग करेंगे तो आपका टारगेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज है। अच्छा, ऐसा करने में चुनौतियां क्या क्या आएंगी? मानव संसाधन योजना के दौरान निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना। भविष्यवाणी की कठिनाइयां, ठीक है, आप सिलेक्शन करने जा रहे हो, किसी आदमी का सिलेक्शन करने जा रहे हो कि या अपने घर पे आप काम लगाए हो, ठीक है, अपने घर पे आप काम लगाए हो, तो वहाँ पे क्या है, तो हम बात ये कर रहे थे कि जैसे अगर आप कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो भविष्य में, भविष्यवाणी में कठिनाई, मान लीजिए किसी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेलेक्ट कर रहे हैं ये समझ के कि वो भविष्य में हमारा अच्छा काम करेगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हमारे उम्मीदों पे खरा उतरेगा? तो ये क्या हो जाएगा, एक चुनौतीपूर्ण अपने आप में हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि दूसरा जो पॉइंट है, कर्मचारी में संतोषजनकता, ठीक है, आप जो है कर्मचारी से बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये संतोष कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपकी चुनौती है। नेक्स्ट, तकनीकी और बाजार में परिवर्तन। आप सोच रहे हैं कि कोई नई तकनीकी नहीं आएगी, हमारे यहाँ का जो मार्केट है वैसे कि वैसे रहेगा, मतलब मार्केट में आप ही बने रहेंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तकनीकी और बाजार में होने वाले बदलाव को अपनाने में समय लग सकता है, ठीक है, वही चीज है। कार्यबल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन, ठीक, कार्यबल को आवश्यकताओं का मूल्यांकन, ये थोड़ा सा अलग से ही अ, वो पॉइंट है, ठीक है, तो हम आगे अभी देख रहे हैं। हाँ, मानव संसाधन योजना का महत्व, ठीक है, महत्व यानी विशेषता, यानी कि क्या हो जाएगा, महत्व विशेषता, और ये दोनों लगभग एक ही चीज है। तो यह मानव संसाधन जो हमने डिफिनेशन बताया तो वही चल रहा है, उसकी विशेषता यही थी कि टारगेट को कंप्लीट करना है किसी तरीके से। तो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको इस तरीके से काम करना है, कर्मचारी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो खुश रहें और सेटिस्फाई रहें, जॉब सेटिस्फाई रहें, तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। तो महत्व भी वही सेम चीज है, ठीक है। अब लागत में बचत होगी, अगर आपने जो इस तरीके से मैनेजमेंट किया है तो मतलब मिनिमाइज जो आपका कास्ट है, इनपुट, ठीक है, वो कम हो जाएगा, दक्षता उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, भविष्य में योजना के लिए आधार बन जाएगा, यानी कि जब इस टाइम अच्छा चलेगा तो भविष्य भी अच्छा चलेगा, कर्मचारियों की संतुष्टि बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, और रिस्क मैनेजमेंट, आप मतलब रिस्क मतलब आपका कम होगा, ये कहने का मतलब जब कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो रिस्क कम होगा। मानव संसाधन योजनाओं की आवश्यकता, ठीक है, मानव संसाधन योजनाओं की आवश्यकता क्यों क्यों आवश्यकता पड़ती है? अरे भाई संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है ना, आवश्यकताओं का पूरा, संगठन की आवश्यकता क्या है, संगठन की आवश्यकता उसका लक्ष्य प्राप्त करना, लक्ष्य में क्या है, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, या फिर सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम लागत नियंत्रण कर रहे हैं। लागत नियंत्रण इस तरीके से कर रहे हैं, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में ढेर सारे कर्मचारी हैं, ठीक है, अब ढेर सारे कर्मचारी हैं तो उसमें जो जिस तरीके से काम करता है उसको उसी तरीके से काम करने के लिए कहिए। अगर आप जिस तरीके से वो काम नहीं करता है, अगर आप उससे काम लेंगे तो टाइम अधिक लेगा, जब टाइम अधिक लेगा तो पता चला 1 घंटे में जहाँ 2 प्रोडक्ट बनना है वहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि आप मजदूरी तो उसको दिए ना,
ठीक है। तो यानी कि कास्ट जो है नियंत्रण नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है उत्पादकता में वृद्धि। बार बार कह रहे हैं उत्पादकता, यानी कि एक अगर उसको जो भी आदमी कर्मचारी काम कर रहा था, अगर उसको उसी मतलब एक्सपीरियंस का काम मिलेगा तो वो अच्छा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में अच्छा ज़्यादा प्रोडक्ट की संख्या निकाल देगा। ठीक है, भविष्य मांग की तैयारी, यानी कि जब कुछ सब कुछ अच्छा चलेगा तो ज़्यादा डिमांड आएगी, कर्मचारियों में संतुष्टि और विकास बना रहेगा। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताई गई, कम से कम रिस्क। भारतीय वचन, यहाँ से टॉपिक चेंज होता है। बीच में एक आया था पॉइंट, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हाँ ठीक है। ये मतलब वही है कि क्या नाम है, जो मैनेजमेंट है इसको क्या है, वही चीज है। ये तो पहला है कार्यबल की आवश्यकताओं को मूल्यांकन। कार्यबल की आवश्यकता मूल्यांकन का मतलब है सही ढंग से कार्य उसी को मिले जो उस काम के लायक हो। मौजूदा कार्यबल का विश्लेषण, यानी कि करंट टाइम में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, और उसको अगर हम किसी ऐसे एम्प्लाई जो खाली बैठा उससे करा दिया जाए तो हमारे प्रोडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी इसी के अंतर्गत है। कार्यबल की मांग और आपूर्ति की भविष्यवाणी। मान लीजिए काम खत्म हो गया है तो दूसरा काम उसको सौंपा जा सके। ठीक है। और मान लीजिए उसको दूसरा काम सौंप रहे हैं तो ये आप आकांक्षा बना रहे हैं कि मान लीजिए एक दिन में उसको आपके वर्क इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है। आपके वर्क इंस्ट्रक्शन से मान लीजिए एक दिन में 12 प्रोडक्ट बनना था और ऐसा हो गया कि 12 से 14 हो गया। तो आपकी ये जिम्मेदारी हो गई कि इस तरीके से आप काम कराइए। भाई 14 हो जा रहा है तो अच्छी बात है, 12 से 14 यानी 2 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, यानी भविष्य में उसकी जो आपूर्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको, बशर्ते कर्मचारियों के स्वास्थ्य कल्याण सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। अंतराल का विश्लेषण। अंतराल का विश्लेषण का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी काम अच्छा कर ले रहा है तो जब काम बढ़िया कर ले रहा है, भाई किसी किसी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना जो काम करना ही नहीं चाहते, जबकि आता है, टाइम से सैलरी मिल रही है। खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो आप यही देखेंगे, ये काम करने ही नहीं चाह रहे, उनको सैलरी उसी के लिए ही मिल रही लेकिन काम करेंगे ही नहीं। अच्छा, जो काम कर रहा है उसको जबरदस्ती और काम सौंप दे रहे हैं। ठीक है। तो जबरदस्ती जब काम सौंप देंगे तो और भी दिक्कत होगी। तो वो दिक्कत क्या होगी, जो काम है वो स्ट्रेस, जो काम कर रहा है वो बड़ा स्ट्रेस में हो जाएगा। जब स्ट्रेस में हो जाएगा तो वो बड़ा तनाव में रहेगा। स्ट्रेस मतलब तनाव, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पता चला एक दिन में 14 प्रोडक्ट तो बना के दिया था। ठीक है। और पता चला अगले दिन वो बीमार हो गया, तो जहाँ 14 बनना था वहाँ 3 ही बना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये सब अंतराल भी रखना चाहिए, लगातार उससे काम भी नहीं लेना है। पांचवा है योजना का कार्यान्वयन, यानी प्रॉपर तरीके से है। हमने मैकेनिकल के टर्म में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें आपको होल बनाना है, ठीक है, इसमें होल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है। फिर बोरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे। यानी कि जो कार्य है, कार्य क्या मतलब होल बनाना। ठीक है। तो होल बनाने में तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा है। तो मतलब योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराना है। नेक्स्ट निगरानी और मूल्यांकन। ठीक है। कार्य पे निगरानी रखना है कि सही मायने में काम हो रहा है कि नहीं। प्लस ये भी ध्यान देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लाई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है फिर भी वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है। तो खुश है तो अब आपका वो काम बहुत ज़्यादा कर दे रहा है। जब काम बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप उसको
कुछ ना कुछ रिवार्ड दीजिए, कुछ ना कुछ पुरस्कार दीजिए, कुछ ना कुछ इनाम दीजिए उसको। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का एक उत्तरदायित्व तो बन जाता है। समीक्षा और सुधार। ठीक है, टाइम टाइम पे समीक्षा करिए कि क्या वाकई हमारे, जैसे हमने नहीं बताया था कि आप लोग एक तरीके से सुपरवाइजर हैं, तो सुपरवाइजर क्या होता है, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच की कड़ी होती है। तो अधिकारी ये एक पेपर दे देते हैं और उस पेपर में लिखा रहता है कैसे कोई काम कराना है। ठीक है, तो कैसे कोई काम कराना है तो वो आप कर्मचारी को बताते हैं कि भाई इस तरीके से काम कराना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण हमने बताया ना कि ड्रिलिंग के बाद बोरिंग, बोरिंग के बाद रीमिंग, ये काम होना है। जब ये काम होना है तो अब पता चला कोई आया बोरिंग कर दिया, तो ऐसा भाई इस दिमाग में लगाया कि ड्रिलिंग में तो बोरिंग हो जाएगी, बोरिंग में ड्रिलिंग हो जाएगी, नहीं तो उसमें टूल टूट भी सकता है। ठीक है, तो पता चला कि आप भी अलाउ कर दिए कि हाँ जाओ कर लो, और पता चला उसके चक्कर में आपका कटिंग टूल जो महंगा था, बोरिंग टूल, वो टूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार आप समीक्षा कीजिए कि ड्रिलिंग के बाद बोरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ऐसा आप चेक करिए। प्लस अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है और टूल नहीं टूट रहा है, तो उसको बार बार बोलिए कि नहीं सुधारिए, जो स्टेप ऊपर से मिला है वही स्टेप आपको फॉलो करना है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो हम ये बीच में जो हेडिंग थी, हाँ ये आ गए, भर्ती और चयन में अंतर। भर्ती और चयन में अंतर क्या है? देखो भैया, आप लोग थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं कहते हैं सब हाँ भर्ती निकली है। ठीक है, तो भर्ती और चयन में अंतर, ये चयन अब मेरे नज़रिए से चयन में मतलब ये हो गया कि रिजल्ट, भर्ती का मतलब प्रोसेस है। ठीक है, मतलब लास्ट स्टेप भर्ती का चयन हो गया, बस इतना समझिए। तो लिखा है भर्ती वह प्रक्रिया जिसमें संगठन के नए कर्मचारियों को आकर्षित करता है। इसका उद्देश्य योग्य उम्मीदवार की एक बड़ी संख्या में आकर्षित करता है, बड़ी संख्या में, और उन्हें नौकरी के लिए आमंत्रित करना होता है। इसमें विभिन्न चैनलों जैसे जॉब पोर्टल, भर्ती एजेंसियां और विज्ञापन के माध्यम से किया। जबकि सिलेक्शन क्या होता है, चयन भर्ती के बाद की प्रक्रिया। देखा जो हमने बताया ना, हमने क्या बताया कि लास्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इज सिलेक्शन। ठीक है, बस ये चीज है। लास्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट इज सिलेक्शन, बशर्ते पॉजिटिव सोचिए। मतलब ये नहीं कि लास्ट स्टेप में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हैं तो वहां से आप छट गए। ठीक है, तो छट गए हैं तो वो भर्ती जो है वो भर्ती हो गई, लेकिन ये है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप चयनित नहीं हुए। तो यानी कि आप सेलेक्ट, जो प्रोसेस हो रहा लास्ट, वही एक तरीके से चयन हो गया। ठीक है, या फिर ये भी होता है कि भर्ती के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आजकल जो है किसी भी वैकेंसी में ज़्यादा बुलाया जाता है। ज़्यादा इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि उनको चयन करना होता है। चयन मतलब उनका अभिलेख देखना रहता है कि वाकई में सही है कि नहीं सही है। तो उसमें बहुत सारे अभिलेख गड़बड़ होते हैं तो वो लोग हट जाते हैं, और जो उत्तरदायित्व लोग होते हैं, जो डिजर्व होते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, उनको वो नौकरी मिल जाती है। तो अंतर समझ में आ गया। तो ये अंतर जो है आप इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में हम बोले भी हैं, ये आप, ठीक है, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट है भर्ती और चयन। अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाँ, तो वही सेम चीज़ है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ तक ये था कि भर्ती और चयन में अंतर। तो यहाँ पे अ, इतनी सारी बातें हमने आपको बताई। हाँ,
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बशर्ते हो सकता है ये पूछा जा सके कि इसमें अंतर क्या है, तो आप बता सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, ठीक है।